हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्दवाल। तो देखिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ हिंदी लुसेंट से संबंधित टेस्ट सीरीज का भाग 2, जहाँ पर हम देखेंगे हिंदी लुसेंट के सेकंड चैप्टर वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी लुसेंट चैप्टर 2 वर्णमाला। देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है भाषा की सार्थक इकाई क्या है। तो देखिए शब्द, वर्ण, वाक्य, पदबंध, इन सब में से भाषा की सार्थक इकाई क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है वाक्य। देखिए वाक्य ही वो इकाई है जब एक वाक्य कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को कहता है तभी उसकी बात दूसरा मनुष्य समझ पाता है। अगर एक शब्द बोल दिया, एक वर्ण बोल दिया तो सामने वाला मनुष्य नहीं समझ पाएगा। पर सार्थक इकाई क्या है जो भाषा को सार्थक बनाती है, वो है वाक्य। चलिए अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है जहाँ से भाषा शुरू होती है। तो बात करें अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई की तो वो होती है वर्ण। देखिए वर्ण को हम कहते हैं ध्वनि भी, जिसे हम ध्वनि कहते हैं, वही है वर्ण, वही है वर्ण। देखिए वर्ण की अगर हम बात करें तो अक्षर से भी छोटा होता है वर्ण। अगर अक्षर की बात करें तो जैसे देखिए एक शब्द है, एक शब्द अगर हम लें वो है राम। तो हमने राम लिया तो राम में दो अक्षर हैं, एक तो रा और दूसरा है मौ। जबकि अगर इसमें हम वर्ण की बात करें तो इसमें बहुत वर्ण, चार वर्ण हैं। देखिए जैसे रौ जो आधा होता है स्वर में और अ इसको पूरा करता है, यहाँ पर आ लगा हुआ है रा। और दूसरा है यहाँ पर मौ जो भी आधा है और इसमें ओ लगकर ये पूरा होता है। तो देखिए यहाँ पर चार वर्ण हो गए, क्योंकि व्यंजन में जब स्वर का ओ लगता है तभी वो पूरा होता है व्यंजन। चलिए व्यंजन वही होता है जो स्वर की साइड से बोले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका जो सही आंसर था वो था वर्ण। अगला प्रश्न, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए बात करते हैं उच्चारण की। जो शुद्ध उच्चारण हम अपने मुंह से करते हैं तो कितने कितने स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर, मतलब जो हमारे उच्चारित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10। देखिए वैसे तो स्वरों की कुल संख्या होती है 13, लेकिन उच्चारण के आधार पर सिर्फ होते हैं 10। अब वो तीन कौन कौन से यहाँ पर नहीं होते हैं तो वो है, देखिए एक तो री जो संस्कृत से लिया गया है वो नहीं होता है। दूसरा होता है अंग और अह, ये दोनों भी नहीं होते हैं। तो इसलिए उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या होती है 10। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, स्वरों की संख्या है। अगर ऐसा आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, सामान्य तो मतलब सामान्य प्रश्न है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर होता है 11। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक अन्य ऐड हो जाता है वो है री। स्वरों की कुल संख्या 13 है, स्वरों की संख्या 11 है और स्वरों उच्चारण के आधार पर स्वरों की जो शुद्ध संख्या है जिसको हम उच्चारित करते हैं वो है 10, उसमें री नहीं आता है। लेकिन अगर नॉर्मल संख्या है तो वो 11 होती है। देखिए अगला प्रश्न, कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर आ गया ये प्रश्न, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 13। देखिए 13 में इसमें री भी ऐड होता है, अंग ओह, तो ये होते हैं सब 13। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से अंतस्थ व्यंजन है। तो इनमें से कौन सा एक अंतस्थ व्यंजन है। तो जो अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं वो होते हैं यो, रो, लो और वो। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इनमें से कौन सा एक यहाँ पर आपको दिख रहा है वो है वो। तो देखिए वो है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न, इनमें से ऊष्म व्यंजन है। तो देखिए ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करें तो ऊष्म व्यंजन हमारे होते हैं शौ, शौ, सौ और हो। ये चार हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय हमारे गले से गर्म हवा बाहर निकलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शौ। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, हमारी जो श्वास है वो कहीं नहीं टकराती है मुँह में, सीधे वो वर्ण बोले जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वर। देखिए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्दों को, वर्णों को स्वर कहते हैं, जबकि स्वरों की सतह जब हम शब्द बोलते हैं या वर्ण बोलते हैं तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क को बोलने के लिए हमें अ का प्रयोग भी करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम अ बोल रहे हैं तो उसकी हमें किसी चीज़ की सहायता नहीं पड़ रही है। तो देखिए चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अच किसे कहते हैं। तो देखिए एक इनमें से किसे अच कहा जाता है। तो अच ज़्यादातर कहा जाता है ह्रस्व स्वर को। देखिए ह्रस्व स्वर को अच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्रस्व स्वर का एक अन्य नाम है वो है मूल स्वर। देखिए मूल स्वर जो हैं उसको हम अच कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हैं, ये हैं ओ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। देखिए चार होते हैं, ये मूल रूप से तो ये तीन ही होते हैं, लेकिन री भी शामिल होने पर ये री भी इसमें आ जाता है।
देखिए ये थे हमारे, इसीलिए हम इसे कहते हैं ह्रस्व स्वर को मूल स्वर और अच भी कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक मूल स्वर है? तो हम बात कर चुके हैं मूल स्वरों की, तो कौन सा एक इनमें से मूल स्वर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है, देखिए छोटा ई। छोटा ई ही यहाँ पर मूल स्वर है, जबकि इसके साथ जो अन्य हैं वो हैं ओ और छोटा ऊ और री। तो इनमें से यहाँ पर है ई, तो यही है मूल स्वर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक मध्य स्वर है? तो कौन सा इनमें से एक मध्य स्वर है यहाँ पर? तो देखिए हमारी जीभ के प्रयोग के आधार पर इसकी बात की गई है। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रभाग से या मध्य भाग से या अंत भाग से कौन से शब्द निकलते हैं, तो कौन से हमारे जीभ के मध्य भाग से कौन सा शब्द निकलता है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है ओ। देखिए ओ एकमात्र शब्द है जो मध्य स्वर है, जो जीभ के मध्य भाग से निकलता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 37। देखिए 37 व्यंजनों की कुल संख्या मानी जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो देखिए कंठ हमारे बहुत सारे जो वर्ग हैं स्पर्शी व्यंजनों के वो निकलते हैं कि हमारे कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ से। तो कौन से शब्द हैं, कौन सा शब्द ऐसा है जो हमारे कंठ से निकलता है, गले से निकलता है? तो देखिए क वर्ग जो हमारा निकलता है, क वर्ग जो हमारा होता है वो निकलता है हमारा कंठ से। देखिए क वर्ग, तो क वर्ग का यहाँ पर कोई कौन है, वो है ख। तो ख भी हो गया कंठ से। अगला प्रश्न, सभी स्वर हैं सघोष, अघोष, महाप्राण या अंतस्थ? तो क्या है सभी स्वर यहाँ पर? सघोष हैं, अघोष हैं, महाप्राण है या अंतस्थ? तो जो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है सघोष। देखिए बात करें अगर सघोष की, तो सघोष में क्या होता है कि हमारे स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है जब हम इन शब्दों को बोलते हैं, और जो सभी स्वर हैं वो सघोष हैं। जो हमारे गले में कंपन होता है उन्हीं शब्दों को हम सघोष कहते हैं, जिनके उच्चारण के समय। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक अर्धस्वर है? तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अर्धस्वर है, जिसे हम अर्धस्वर मानते हैं? तो इसका सही आंसर है, देखिए अर्धस्वर जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं वो हैं, देखिए अर्धस्वर। अगर हम अर्धस्वर की बात करें तो वो दो शब्दों को हम कहते हैं, दो वर्णों को हम कहते हैं, वो हैं य और अक्षरों को, सॉरी, य और वो। य और वो में से यहाँ पर कौन सा है, तो वो है वो। चलिए य और वो को अर्धस्वर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक लुंठित है? तो देखिए एक शब्द को यहाँ पर, एक अक्षर को यहाँ पर लुंठित कहा जाता है। लुंठित होने का कारण इसका ये है कि जीभ लुढ़कती है मुंह के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है वो है र। देखिए र को हम लुंठित भी कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक पार्श्विक है? तो देखिए पार्श्विक का मतलब होता है जो जीभ के अगल बगल से, जिसको बोलने में हमें हवा बाहर निकल जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लौ। तो देखिए लौ पार्श्विक। तो हमने यहाँ पर बात की, सबसे पहले हमने अर्धस्वर की बात की। तो अर्धस्वर में हमने देखा यहाँ पर वो थे यो और वो, जबकि हमने देखा लुंठित तो वो था रौ, और पार्श्विक में हमने देखा वो था लौ। देखिए याद रखने की जरूरत है, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? तो देखिए कंठ से निकलने वाली ध्वनि, एक बार हम बात कर लेते हैं इन वर्गों की। तो अगर क वर्ग की हम बात करें तो कंठ से ये निकलते हैं। देखिए अगर बात करें हम चौ वर्ग की, जो चौ 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 जब हम बोलते हैं तो वो तालवे से निकलते हैं, तालू से निकलते हैं। बात करें हम अगर टॉ वर्ग की, तो ये मूर्धा से निकलते हैं, मतलब जीभ का प्रयोग होता है इनको बोलने में। और अन्य अगर बात करें तो तौ वर्ग जो है वो दंत, और अगर एक लास्ट जो बचता है हमारा वो है पौ वर्ग। पौ वर्ग की बात करें तो ओष्ठ से पौ वर्ग निकलता है, मतलब हमारे होंठों का प्रयोग पौ वर्ग के शब्दों को बोलने के लिए होता है। तो चलिए यहाँ पर जो कंठ से निकलने वाली ध्वनि है वो है क ख। अगला प्रश्न, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो देखिए कौन सा ऐसा वर्ण होता है इनमें से जो अल्प प्राण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो देखिए एक बार तो हर वर्ग का कौन कौन सा जो अल्प प्राण है, मतलब जिनको बोलने में कम श्वास का प्रयोग करना पड़ता है, मतलब कम हमारा वो लगता है स्वर तंत्र में, सॉरी, मुख से कम हवा बाहर निकलती है जब अल्प प्राण बोलने में। तो अल्प प्राण हर वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो होता है अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा क्या होंगे, फिर महाप्राण हो जाएंगे। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो पहला, तीसरा, पांचवें वर्ण में से एक है? तो देखिए देखेंगे यहाँ पर क और गौ। तो देखिए क पहला है और गौ तीसरा है, तो ये जो पहला ही ऑप्शन है यही सही आंसर है, दूसरा ऑप्शन क और गौ। अगला प्रश्न,
श, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो हमने इनके बारे में बात की थी कि ये हैं जो व्यंजन, इनके बारे में हमने बात की थी स, श, श, श। तो ये जो व्यंजन हैं ये हैं, इनमें से इसका जो सही आंसर है वो है संघर्षी। देखिए संघर्षी व्यंजन हम इसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं। इससे पहले हम इनके बारे में बात कर चुके थे। इनको ऊष्मीय व्यंजन हमने इससे पहले कहा था, लेकिन अब इन्हें एक अन्य नाम भी कहा जाता है, वो है संघर्षी व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक घोष वर्ण है? घोष का मतलब होता है सघोष, मतलब जिसे हम घोष कह रहे हैं वही है सघोष। देखिए सघोष की अगर हम बात करें तो घोष और सघोष जो एक ही होता है। तो सघोष की अगर हम बात करें तो मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है इनके बोलने से। तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है वो सघोष होता है, जबकि पहला दूसरा अघोष होता है, जहाँ पर कम ताकत में कम कंपन हमारे गले में होता है। तो देखिए तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से कौन सा यहाँ पर एक वर्ण है? ख तो दूसरा वर्ग है, जो पहला, ख दूसरा वर्ण है पहला ऑप्शन, जो पहला वर्ण है, म, प, फ, भ, भ, म। देखिए यहाँ पर पांचवा वर्ण है ये, और घोष सघोष यही है। घोष और सघोष एक ही को कहते हैं, ये भी याद रखने की आवश्यकता है। देखिए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितने वर्ण हिंदी में कहे जाते हैं मूलतः की कितने वर्ण हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 52। अगला प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए अघोष वर्णों की हमने अभी अभी बात की थी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है, जो व्यंजन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले देखेंगे अ को। तो देखिए सभी जो स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं, तो अ तो हो नहीं सकता। जौ को बात करेंगे तो चौ, छ, जौ, जौ तीसरा वर्ण है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी सघोष है। ह की अगर हम बात करें तो ह भी सघोष ही होता है, क्योंकि ह भी सघोष वर्णों में ही आता है। और अंतिम बचता है वो है सौ। जो ऊष्मीय व्यंजन हमारे होते हैं वो सभी अघोष होते हैं, इसलिए सौ भी सौ है अघोष वर्ण। तो ये किताब में हमको देखने की ज़रूरत है कि सघोष अघोष को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष, आप इसको पुस्तक में ढंग से देख सकते हैं या यूट्यूब पर किसी चैनल पर अच्छे से इन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत है इन्हें ढंग से समझने की। देखिए अगला प्रश्न, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो कहाँ से निकलती है छ ध्वनि? तो पहले वर्ग की अगर हम बात करें तो चौ वर्ग की ध्वनि है, और चौ वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु, तो तालव्य ध्वनि है छ। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का, अनुनासिक का संबंध होता है। तो देखिए जो अनुनासिक जो हमारे शब्द निकलते हैं, वर्ण निकलते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है नाक और मुंह दोनों से। ये शब्द नाक और मुंह दोनों से निकलते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं। आप अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष को कहीं पुस्तक से ढंग से देख लें। देखिए ये था हमारा आज का टेस्ट। जुड़े रहिए, धन्यवाद।